हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेट ज्ञान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का टेट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है। मैं दीपक सिंगल आप लोगों को सीटेट के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास आज पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि टेट ज्ञान ने अभी हाल ही में अपने सीटेट या तमाम टीचर्स एग्जामिनेशन के कोर्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाने का डिसीजन लिया है, जिसमें आप लोगों को हमारी पूरी टीम द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स थॉरोली पढ़ाए जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस इंडियन पॉलिटी के सीटेट को। देखिए, सीटेट में पूछा जाने वाला ये इंडियन पॉलिटी जो आप लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन डिटेल्स पढ़ाने की, बट फिर भी हो सकता है देखिए क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा बैकग्राउंड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोगों को लग सकता है कि कुछ एक जो टॉपिक्स है इंडियन पॉलिटी के, वो सीटेट के बच्चों को समझ पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको इंडियन पॉलिटी के हर एक चीज, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि विविधता की समझ, ये पहला चैप्टर है जो मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूं। मगर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जरूरी ये है हम सभी के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय विविधता। आप सब डाइवर्सिटी के बारे में क्या समझते हैं? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम डाइवर्सिटी, विविधता किसे कहते हैं और विविधता के बारे में आप लोग क्या समझ सकते हैं। देखिए, एक चीज जो हम लोग स्टार्टिंग से भारत के बारे में सुनते आ रहे हैं, जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है और भारत जब से विश्व के मानचित्र पर बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्युलर? सेक्युलर जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता के साथ भारत में तरह तरह के लोग, तरह तरह के खानपान, तरह तरह के पहनावा, तरह तरह के रिलीजन आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहां पे फोकस करेंगे वो ये है कि इतनी विविधता के बाद भी आज भारत पूरे विश्व भर में सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करता हुआ दिखाई देता है। अब ये विविधता क्या है, विविधता के क्या प्रकार होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि विविधता का लिटरल मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए, सीटेट में हम सब जानते हैं कि 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ लें अच्छे से, तो इस एग्जाम को क्लियर कर पाना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अब बात ये आती है कि सर 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटीज को पढ़े कैसे? क्योंकि सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है वो ये है कि एनसीईआरटीज आप लोगों के पास है, स्टडी मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम बिफोर यू गो एंड प्रिपेयर फॉर सीटेट लाइक एग्जामिनेशन, which is not the recruitment test, but this examination is an eligibility test which is important for you if you are planning to appear for any government teacher examination। हालांकि ये रिक्रूटमेंट पेपर नहीं है, इसको पास करने के बाद आप लोगों को नौकरियां नहीं मिलने वाली है। मगर अगर हम लोग टीचर की बात करें, एक सरकारी टीचर के लिए आपको सीटेट क्लियर करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीटेट को क्लियर करने के बाद यह साबित हो जाता है कि आप टीचर बनने योग्य है। पहली बात, क्योंकि इसमें तमाम सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, जैसे कि शिक्षा शास्त्र, जिसको आप लोग पेडागोजी कहते हैं। अब ये पेडागोजी की इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक चीज आप लोग इस क्लास में साइड बाय साइड मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। देखिए, पेडागोजी को समझने का सिंपल सा तरीका और सिंपल सा जो आप लोगों के अंदर एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स होना चाहिए, कि किस तरीके से आप लोगों का दृष्टिकोण होना चाहिए, वो ये है कि समझ लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब तक ये चीज हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा हम लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले और आए हुए 3 से 4 साल के एग्जामिनेशन पेपर्स को अगर हम उठा के देख लें, तो उस 3 से 4 साल के एग्जामिनेशन पेपर्स में हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को काफी टफ देखते हैं, काफी ज्यादा टफ बच्चों को वो सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद मैं ये बात मानता हूं कि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है।
किस तरीके से चीजों की तरफ देखना चाहिए, वो सब चीजें शायद आप लोगों के लिए वो इतनी क्लियर नहीं है, शायद इसीलिए प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। बट नॉट टू वरी, वी हैव स्टार्टेड दिस ऑनलाइन कोचिंग कोर्स just to solve all your queries regarding CTET and any type of TET. Why I am focusing on CTET basically, but this is for all type of TETs. ये ऐसा नहीं है कि केवल CTET की ही कोचिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए, पॉलिटिक को पढ़ाते समय मैं आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स भी बीच में बताने वाला हूं जो इंडियन पॉलिटी में हर एक इंसान को, हर एक प्रिपेयरिंग कैंडिडेट को पता होने चाहिए। तो बहुत सी समझ से हम लोगों ने आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विविधता सर किसे कहते हैं, डायवर्सिटी का लिटरल मीनिंग क्या है। जैसे कि आप लोग देख पाते हैं कि लिटरल मीनिंग डायवर्सिटी का है विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। द लिटरल मीनिंग ऑफ डायवर्सिटी इज विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और अगर मैं भारत की बात करूं, अगर आप केवल भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार के क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के खान पान हम देखते हैं, भाषा हम लोग देखते हैं, धर्म भारत में देखने को मिलते हैं, त्योहार आप लोग देखते हैं भारत में, यहां तक कि विभिन्न प्रकार के पहनावे भी देखे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि विविधता भारत में बहुत आसानी से देखी जा सकती है, और इसीलिए भारत के संदर्भ में कहा भी जाता है कि भारत एक अनेकता में एकता का बहुत अच्छा उदाहरण है। दैट इंडिया इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी। अब इस डायवर्सिटी को हम लोग विविधता कहते हैं। और अगर मैं डायवर्सिटी के आधार की बात कर लूं बच्चों, तो डायवर्सिटी के आधार खास करके भारत की बात करें, और अगर मैं किसी और भी मुल्क की बात करूं जो सेक्युलरिज्म के एजेंडे पर चलता हो, तो इस एजेंडे पर चलते हुए ये 5 प्रकार की चीजें ऐसी हैं जिससे आप लोग विविधता को बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि विविधता क्या है। इस चैप्टर में दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल जो बच्चों को लगती है वो है असमानता को समझ पाना। असमानता, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी हो रही है हमारे साथ, नॉन इक्वालिटी है ये इस एजेंडे पर, और हम लोग इस बात को जानते हैं, हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है। दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, our noble constitution contain the fundamental rights. And what are these fundamental rights? There are 6 type of fundamental rights which is very much important for all of us to know before we go and study असमानता और नॉन इक्वालिटी। हम जानते हैं कि हमारे भारत के इस महान संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग देखते हैं, और हर एक मौलिक अधिकार के बारे में जानना आप लोगों के लिए इतना जरूरी है क्योंकि आप लोग इंडियन पॉलिटी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और खास करके जब आप लोग असमानता जैसी चीजों को पढ़ रहे हो, जब आप लोग नॉन इक्वालिटी को समझ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप 1947 से पहले के भारत की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। 1947 से पहले का भारत, जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, when India used to be under the rule of Britishers। और जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था उस समय अंग्रेज केवल भारत को एक उपनिवेश समझ रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग इंडिया फॉर देयर इकोनॉमिक एडवांटेजेस। और उस समय भारत को अंग्रेजों द्वारा केवल उनके आर्थिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब आप भारत को उनके इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए यूज कर रहे थे, उस समय आपने कभी भी भारत में इक्वालिटी का नारा नहीं दिया, इक्वालिटी को चलाने की आप लोगों ने कभी सोची नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को इस क्लास में एक एक करके डिस्कस करनी है। और अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात भी करूं तो हम लोग जानते हैं कि पहला ही मौलिक अधिकार जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो है राइट टू इक्वालिटी। देखिए, किसी भी समाज में विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये पहला फंडामेंटल राइट जो कि संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेकर 18 के बीच में लिखे गए हैं, ये पहले मौलिक अधिकार को बताते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं समता का अधिकार। समता का, हर जगह समानता होनी चाहिए। अगर आप समानता को जानते हैं
और अगर आप समानता को समझ पा रहे हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि असमानता क्या है और असमानता के डेवलप होने के कौन कौन से आधार है। देखिए, असमानता डेवलप हो सकती है धन के लिए भी, असमानता डेवलप हो सकती है धन के अलावा जमीन के लिए भी, असमानता जो है वो डेवलप हो सकती है रुतबे के बेसिस पर भी, असमानता डेवलप हो सकती है अवसर के बेसिस पर भी। और यह जानकर आप लोगों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि हर एक चीज जो असमानता किसी समाज में पैदा करे उसके ऊपर हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, संविधान के जो आर्टिकल है वो क्रमांक 14 से 18 के बीच अच्छी तरह से हम लोगों ने पोस्ट किया है। और आप जानते हैं कि पहला ही आर्टिकल 14 बोलता है कि सभी को और सभी लोग भारत के वो कानून के अगेंस्ट, या कह लीजिए सभी को कानून का समानता से अधिकार है, कानून तक समानता से आप लोग पहुंच सकते हैं, जिसको कहा जाता है इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल, कि सभी के लिए जो कानून है वो एक समान है, सभी को कानून एक नजरिए से देखता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को उसमें यह नहीं समझना है कि भाई ये कानून है तो ये शायद अलग अलग और हर एक इंसान को उसके इकोनॉमिक या आर्थिक कंडीशन के बेसिस पर जज करेगा, नहीं। तो ये बात है जो एक गैर बराबरी या कह लीजिए असमानता को दर्शाता है, नॉन इक्वालिटी या इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी के समाज में डेवलप होने के जो कारक है वो वेल्थ है, लैंड है, स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है, और संविधान के हर एक अनुच्छेद में, जैसे कि 14 से 18 की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पर उल्लेख किया है, ऐसी चीजों का उल्लेख किया है जो कि अंग्रेजों के समय में समाज में, हमारे भारत के समाज में असमानता पैदा किया करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये पहले असमानता पैदा किया करते थे और जब भारत आजाद हुआ तब एक एक करके हम लोगों ने इन सभी चीजों को हमारे समाज से अलग थलग करना शुरू कर दिया। अब इन सब चीजों को समाज से अलग थलग हम लोगों को इसलिए भी करना पड़ा, क्यों करना पड़ता है हम लोगों को, ताकि ये चीजें समाज में ऐसी चीजें पैदा ना कर पाए। क्योंकि देखिए, असमानता से जुड़े हैं और भी बहुत सारे कारक, क्योंकि एक असमानता ना तो केवल सरकार के काम को और अब सरकार के काम में बाधा बन सकती है, मगर असमानता और भी बहुत सारे कह सकते हैं सोशल एविल पैदा कर सकती है, जिसको आप लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर मैं एक सरकार की बात करूं तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है लोगों की भलाई के लिए काम करना। दैट द गवर्नमेंट, व्हाई द गवर्नमेंट इज हियर? द गवर्नमेंट इज हियर बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू डू द वेलफेयर फॉर एवरीवन। And if the government is after the welfare of everyone, then what is the most important thing which is required? The most important thing that is very much needed in the society, that everyone should be equal. अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि आप बोल रहे हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, एंड दिस राइट टू इक्वालिटी इज वेरी मच फॉलोड इन दोज कंट्रीज विच आर द प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म, जैसे कि रशिया में आप लोग समानता की क्लॉज को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, मगर भारत समानता और रशिया के मॉडल पर काम नहीं करता है, ये आप सब जानते हैं। और क्योंकि भारत रशिया के इस मॉडल पर काम नहीं करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये भी होता है कि क्योंकि भारत एक समाजवादी देश नहीं है, और समाजवादी देश नहीं होने के अलावा भी आप लोग राइट टू इक्वालिटी पर विश्वास रखते हैं, और इक्वालिटी हम लोग इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं ताकि हम सभी का समानता से वेलफेयर, उद्धार हो सके। मगर भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह लीजिए सरकार के द्वारा दिए गई स्कीम्स उन तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़नी और समझनी है। तो ये तो हो गई राइट टू इक्वलिटी की बात। और अगर मैं एक गैर बराबरी की बात करूं तो असमानता एक तरीके का सोशल एविल है, जिसको विश्व की सरकारें रिमूव करना चाहती है, इसको पूरी तरीके से आप लोग हटाना चाहते हैं। मगर इसको क्या हटा पाएंगे आप लोग? देखिए, अगर मैं एक अगर कह लूं जो एक बायस कंडीशन या एक नॉन बायस एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोगों के सामने रखूं, तो किसी भी समाज में गैर बराबरी को पूरी तरीके से मिटा पाना आप लोगों के लिए कोई आसान काम नहीं है। तो यह बात बहुत जरूरी है।
मगर हम लोगों को यहां पे मिटा पाना या नहीं मिटा पाना उससे कंसर्न नहीं है हम लोग बिल्कुल भी। जिस चीज को हम लोगों ने बहुत ध्यान से यहां पे समझना वो ये है कि गैर बराबरी एक्चुअली में है क्या, कि आप लोग गैर बराबरी से क्या समझते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को जरूर समझनी है। यहां तक मैं समझता हूं आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसके बाद चलते अपनी अगली स्लाइड में, जो कि आपको बताता है कि भारत में विविधता कितने प्रकार की है। और अगर मैं भारत में विविधता की बात करूं तो क्या चीज ऐसी है जो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए, भारत में, और भारत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विविधताओं का देश है भारत। भारत विविधताओं का देश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत विविधताओं का देश है, क्यों है? क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार, खान पान, यहां तक कि बहुत सारी चीजें भारत में अलग अलग तरीके से की जाती है। इसलिए भारत को एक विविधताओं का प्रदेश भी माना जाता है, कि भारत एक विविधताओं का प्रदेश भी है। और अगर मैं भारत को विविधताओं का प्रदेश कहता हूं तो सिंपल सी बात है, समझ में आ सकती है हम सभी को कि क्यों भारत को विविधताओं का प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भाषा, धर्म, त्योहार, खान पान बहुत तरह तरह के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यह सभी का कार्य करने का उद्देश्य तो एक ही होता है। सब यहां पे कार्य किसी एक चीज के लिए कर रहे हैं, कि यहां पे जितने भी, अगर मैं बात करता हूं एक कम्युनिटी की, समुदाय की, और आप लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय भारत देश में आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो भारत में विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी, विभिन्न प्रकार के समुदाय तो देखने को मिलते हैं, मगर हर एक समुदाय का कार्य करने का तरीका अगर मैं छोड़ दूं, कार्य करने का तरीका उनका अलग हो सकता है, मगर जिस उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं वो एक ही होता है। इसको कहते हैं कि भारत जैसे देश में, जो कि विविधताओं का प्रदेश है, विविधताओं का प्रदेश माना जाता है भारत, और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया जैसे कंट्री में एकता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, भारत का इंडियन नेशनल स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और जिसको आप लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग ये बहुत भली भांति जानते हैं कि भारत, जिसमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्नताएं जो कि खान पान में भी है, आपकी वेशभूषा में भी है, आपकी भाषा बोलने के तरीके में भी है, आपके रहन सहन में भी है, और यहां तक कि जो धर्म आप लोग फॉलो करते हैं उसमें भी आप लोग विभिन्न प्रकार की विविधताएं देख सकते हैं। मगर इतनी विविधताएं होने के बाद भी, अलग अलग समुदाय से होने के बाद भी, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एक साथ लड़ा गया, जहां पर अलग अलग जाति के, अलग अलग जनजाति के लोग एक साथ एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ आप लोग एक अच्छी दीवार बनकर खड़े हो गए कि हम लोगों ने हराना है किसी भी ताकत को जो कि हमारे इस देश के, हमारे खिलाफ, हमारे उद्धार के खिलाफ खड़ी है, उसको खत्म करना है जड़ से। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों मैं भारत में समानता कहता हूं, क्यों हम भारत को एकता कहते हैं अनेकता में। इतनी अनेकताओं में भी भारत में एकता है, क्यों है? वो इसी कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी इंडिया को कहा जाता है दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। Please note this point when you are preparing your class notes, because this is the very important chapter as far as understanding diversity is concerned. Let's move on to the next chapter or the next slide. This slide is talking about विविधता की समझ और understanding diversity. देखिए, किसी क्षेत्र की विविधता पर वहां की ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही कारकों का प्रभाव समानता से पड़ता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेगा आप लोग कि अगर मैं किसी भी देश की बात करूं, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र की बात करूं, और उस क्षेत्र को अगर मैं उसी देश के किसी और क्षेत्र से कंपेयर करना शुरू कर दूं, फॉर एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को कह लूं, उत्तर प्रदेश का इलाका वाराणसी, अगर मैं इस वाराणसी को कंपेयर करूं, इस वाराणसी को अगर मैं कंपेयर करूं कर्नाटका के मैसूर जैसे इलाके से, तो क्या दोनों में कुछ समानताएं हैं या दोनों में अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है? बिल्कुल अलग अलग चीजें दोनों ही इलाकों में देखने को मिलती है। और विविधताओं का मानना यह है, देखिए जितने भी समाज शास्त्री हैं, जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, उन सभी का मानना है कि देखिए किसी भी क्षेत्र की विविधता पर दो प्रकार के कारक हैं जो असर करते हैं, और इन्हीं कारकों की वजह से उन सब देशों में, उन सब क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। अब कौन कौन से कारक है ये? पहला कारक तो वो बताता है उस क्षेत्र का ऐतिहासिक कारक, कि उस क्षेत्र का इतिहास क्या है, और उसी क्षेत्र के भौगोलिक कारक। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्षेत्र पर दोनों ही प्रकार के कारक समानता से प्रभाव डालते हैं। बहुत जरूरी चीज है। देखिए पुराने समय की अगर मैं बात करूं, और इसको भी छोड़ दीजिए आप, करंट टाइम में भी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए यह बात कही जा सकती है। अगर मैं माइग्रेंट वर्कर्स की बात करूं तो मैं ये बात जरूर कह सकता हूं उनके लिए भी। तो ये क्या बोल रहा है कि पुराने समय में लोग कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लोगों के नई जगह पर आने जाने से उस क्षेत्र में, उस जगह पर, वहां पर मिश्रित संस्कृतियां बनने लगी थी। एंड दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल। व्हाट इज दैट? देखिए, if you are imagining what is going on in the current scenario, then it must be very much clear in your mind that what about the migrant workers? These workers are actually coming from their areas, from their original villages. They are migrating to some other place in order to earn their livelihood. क्योंकि आप अपना पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपनी जीविका कमाना चाहते हैं, और कोरोना काल में यह बहुत क्लियर हो जाता है। कोरोना काल में जब सरकार ने लॉकडाउन इंपोज किया मार्च के महीने में, तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइग्रेंट, प्रवासी वर्कर्स किस तरीके से पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर अपने इलाके वापस, अपने गांव वापस जा रहे थे। तो जब आप काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, तब आप सोचते हैं कहीं पर, एट द बैक ऑफ द माइंड, इट इज एक्चुअली मूविंग इन योर माइंड कि क्यों ना मैं यही सेटल हो जाऊं। मुझे इतनी दूर से आना पड़ता है काम करने के लिए, फिर मुझे वापस जाना पड़ता है, क्यों ना मैं यही सेटल हो जाऊं। और अगर मैं यहां पे सेटल हो जाता हूं तो यहां पे सेटल होने की वजह से मुझे काम करने में तो आसानी होगी, और जीविका भी मैं आसानी से कमा पाऊंगा, खर्चा कम होगा। क्योंकि हर एक इंसान को कमाने से ज्यादा फिक्र होती है कि खर्चे का मिनिमाइजेशन किस तरीके से किया जाए। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या दिल्ली का कोई कल्चर है, आप क्या बोलेंगे? नहीं है। दिल्ली का सर कोई कल्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। दिल्ली में अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि हम लोगों को यहां पे फोकस करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं विविधता की, तो यहां पे हम लोगों को समझ में आता है कि अगर वो पुराना समय ही क्यों ना हो, और अगर मैं करंट सिनेरियो की बात भी करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में रहता हूं, मान लीजिए इलाहाबाद में हूं मैं, और अगर इलाहाबाद में काम करने के लिए कोई अवसर नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क इन इलाहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश, समबडी टोल्ड मी कि सर आपकी क्वालिफिकेशंस इतनी है, क्यों ना आप दिल्ली जाके ट्राई कीजिए। दिल्ली चला गया मैं, दिल्ली चला गया, वहां मैंने देखा कि मुझे कॉलेज में नौकरी मिल रही है, और कॉलेज में नौकरी मुझे मिलती है 40,000 प्रति माह। इमेजिन कर लेते हैं, 40,000 प्रति माह की नौकरी मेरे को मिल रही है। और अगर 40,000 प्रति माह की मुझे नौकरी मिलती है दिल्ली जैसे एरिया में, तब मैं वहां पे देखता हूं कि भैया रुकने का, खान पान की व्यवस्था को अगर मैं महीने के हिसाब से जोड़ूं तो कितना खर्चा मेरा आ जाएगा दिल्ली जैसे शहर में। तो मैंने मान के चला कि सर हद से हद भी 15,000 तो आएगा ही। 15,000 40 में से अगर मैं काट लूं तो 25,000 मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग के रूप में हो सकती है, जिसमें से मैं घर पे मैं 10,000 12,000 करके भेज सकता हूं।
तो हर एक इंसान अपने खर्चों को कैलकुलेट कर सकता है। और अगर मैं किसी क्षेत्र में जाता हूं, उस क्षेत्र पे काम करने के अवसर बहुत ज्यादा है, तो मैं वहीं पर बसूंगा ना। और अगर मैं अकेला नहीं हूं बेटा बसने के लिए, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एरिया से दिल्ली में प्रवास कर रहे होंगे। आप दिल्ली में प्रवास करते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं, यह समझकर कि दिल्ली एक आपको अच्छा अवसर दे रही है। और जब ऐसा कुछ होता है, देन व्हाट हैपेंस, उस क्षेत्र में अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग जो आए हैं, वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आए हैं, अपनी भाषा लेकर आए हैं, अपना खान पान लेके आए हैं, अपने त्योहार लेकर आए हैं, अपने वेशभूषा लेके आए हैं। और इसी वजह से वो छोटा सा क्षेत्र एक मिश्रित संस्कृति का हब बन जाता है। तो यह बहुत जरूरी है अगर मैं विविधता को डिटेल में समझूं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, आज भी अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो आज भी हम इस प्रकार की सांस्कृतिक आदान प्रदान से उत्पन्न विविधता को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक दिल्ली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और खासकर कि कोरोना काल में यह चीज समझ पानी मैं समझता हूं आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। और अगर मैं भारत की संस्कृति की बात करूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं वाराणसी की संस्कृति को अगर मैं मैसूर की संस्कृति के साथ मिलाऊं और देखूं क्या कि दोनों में कोई अलग अलग चीजें हैं या दोनों ही एक प्रकार की है, तो मैं पाऊंगा कि दोनों सर अलग अलग है। और इसी के साथ एक और अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने इस स्लाइड में लिखा भी है कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का जीवन व्यतीत करने का तरीका मैदान पे रहने वाले, जिसको आप लोग प्लेन कहते हैं, मैदान पे रहने वाले लोगों के जीवन यापन करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है। अब यहां पर भी आप लोग विविधता को समझ सकते हैं, जहां तक कि मैं मानता हूं। चलते हैं अपना अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, विविधता को अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पे आप लोगों को 2-3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें एक क्षेत्र जो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे वो लद्दाख होगा। लद्दाख को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे केरल और देखेंगे कि किस तरीके से भारत में समानता, इतनी विविधता के बाद भी भारत में समानता पाई जाती है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं लद्दाख में कौन कौन सी चीजें होती है। देखिए, लद्दाख को समझने से पहले जरूरी क्या है कि लद्दाख के भौगोलिक पोजीशन के बारे में समझ लीजिए। लद्दाख बहुत अच्छे से वाकिफ है इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि अभी इसी क्षेत्र में इंडिया और चाइना के बीच काफी दिनों तक एक तनाव की स्थिति, एक स्ट्रेस कंडीशन बनी रही थी। तो काफी अखबारों ने, न्यूज चैनलों ने इस एरिया को कवर किया था, तो इसलिए मैंने इसको चुना है। देखिए, अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो ये जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहां पे आप लोग इस जम्मू कश्मीर को मैंने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर 5 अगस्त सन 2019 से पहले की तस्वीर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यह क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का यह राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया था, जिसको आप लोग कहते हैं कि लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। लंबे समय तक यह इलाका बर्फ की चद्दरों से ढका हुआ रहता है। हाँ, तो यहां पे मैं इंग्लिश में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। लाइक इट इज एक्चुअली अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। It was converted into a UT on 5th of August 2019 when the state of Jammu and Kashmir, which was given the special status under Article 370, was removed on this very day, and this area was converted into 2 union territories, that is the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. So this Ladakh is a desert-like area, and in this Ladakh, this area throughout, I would say, a very good time or very good period of time throughout the year, this is under the I would say very thick snow, and it is actually covered by very thick snow. This is something which is important for Ladakh to know for all of us. The next slide will tell you something in details about Ladakh. देखिए, इस लद्दाख में एक खास किस्म की बकरी
आप लोग पाला करते हैं, और उस बकरी की ऊन से बनती है पश्मीना, पश्मीना की शॉलें। और हम लोग जानते हैं कि पश्मीना की शॉल बहुत महंगी है फिलहाल। और पश्मीना की शॉल की एक खासियत होती है कि एक छोटी सी रिंग से, एक छोटे से छेद से पूरी शॉल आप लोग निकाल सकते हैं, तो बहुत जरूरी है। ये एक चीज ऐसी है जो कि लद्दाख की विविधता के बारे में आप लोगों को दर्शा सकती है। लद्दाख में रहने वाला हर एक परिवार गाय, बकरी एवं अगर मैं बात करूं याक, तो ये पाला करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, लद्दाख में हर एक परिवार गाय, बकरी, याक पालता है क्योंकि वहां पे जीवन यापन करने के लिए इन सब चीजों का होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर लोग भोजन के लिए दूध से बने पदार्थ एवं मांस पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। अगर मैं लद्दाख की बात करूं, क्यों यहां पे आप लोगों को मांस पर ज्यादा आश्रित रहना पड़ता है, इस चीज को आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोगों को एक चीज समझ में आए कि लद्दाख पूरे साल के बहुत सारे महीनों में तो बहुत भारी बर्फ की चद्दर से ढका रहता है। तो जो एरिया बर्फ की चद्दर से ढका रहेगा, क्या वहां पे किसी भी प्रकार की वनस्पति, वेजिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी? वेजिटेशन अगर वहां पे नहीं पॉसिबल है तो हम लोग वहां पे कृषि, फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर वहां पे मैं फार्मिंग नहीं कर सकता हूं तो मुसीबत है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो एक जीवन यापन करने के लिए मुझे उन सब जानवरों को पालना पड़ेगा जिससे मुझे दूध भी प्राप्त होता रहे, ताकि उनके दूध से मैं बहुत सारे दूध से बने पदार्थों का सेवन करके जीवित तो रह सकूं, और उन्हीं के साथ साथ अगर वो बूढ़े हो जाए तो उन्हीं का मांस मेरे भोजन के काम भी आए। तो ये है लद्दाख में हर एक परिवार के रहने की जीवन शैली। यहां कई प्रकार की घाटियां हैं, घाटियां जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैनियंस कहते हैं, और इन्हीं घाटियों से होकर मध्य एशिया के व्यापारी तिब्बत पहुंचते हैं। और ये मध्य एशिया के व्यापारी जो इन घाटियों से होकर तिब्बत पहुंचा करते हैं, ये टाइम पीरियड और ये रूट, तिब्बत पहुंचने का ये रूट आज का नहीं है। तिब्बत पहुंचने का ये रूट प्राचीन समय से, एंशियंट काल से फॉलो किया जा रहा है। जब मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा तब आप इस सब चीजों को डिटेल्स में मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों। यहां तक कि जितने व्यापारी यहां से व्यापार करते हैं वो सभी व्यापारी अपने साथ रेशम, मसाले, दरिया लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की ज्यादा मांग है यूरोपीय देशों में और तिब्बत जैसे इलाके में। तो ये सब चीजें बहुत है, और इनको हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत और भारत के व्यापारी रेशम के लिए कह लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। सिल्क रूट की हिस्ट्री भी आप लोगों को खैर पढ़ाई जाएगी, बट इतनी डिटेल्स में नहीं कि आप परेशान हो जाए। बट हाँ, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं समझता हूं याद रहनी चाहिए। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कहता है कि लद्दाख जो है, और इसी कारण हम लोग लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। देखिए, ये सीटेट 2018 के सीटेट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। 2018 के सीटेट के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए किस पार्ट को, किस देश को हम लोग लद्दाख, और सॉरी, किस देश को हम लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को समझनी पड़ेंगी ये। और क्यों कहा जाता था इसको छोटा तिब्बत, क्योंकि इसी रास्ते से बौद्ध धर्म भारत में प्रवेश, सॉरी, इसी रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत में प्रवेश किया था। भारत में इसलिए नहीं क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में ही की थी, और बाद में भारत से यह बौद्ध धर्म खत्म होता चला गया और विश्व के अनेक भागों में यह बौद्ध धर्म फैलता हुआ चला गया। और यही मार्ग है, लद्दाख का यही मार्ग है जिस मार्ग से भारत में पनप रहा बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत में प्रवेश किया था। इसी कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। और आज भी हम जानते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म की क्या पोजीशन है। दलाई लामा तिब्बत से ही बिलोंग करते हैं, और वो भी एक तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक लामा है। हालांकि दलाई लामा किसी इंसान का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद का नाम है। तो ये सब चीजें हालांकि मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट हाँ, जनरल नॉलेज के लिए ये सब चीजें आप लोगों को खैर पता होनी चाहिए।
देखिए, लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय, अगर मैं यहां के लोगों की बात करूं तो यहां के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय यहां तकरीबन 400 साल पहले हुआ था। और अगर मैं 400 साल पहले की बात करूं तो यह बात हो रही है 4 शताब्दी पहले की। और अगर मैं 4 शताब्दी पहले लेके चलूं भारत को, 4 शताब्दी पहले अगर मैं भारत को लेके चलूं तो अभी आपका चल रहा है 2020। मान लीजिए ये 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी से पहले अगर मैं 4 शताब्दी आप लोगों को लेके चलूं तो 21वीं, 20वीं, 19वीं, 18वीं सदी के आसपास यहां के लोगों को परिचय हुआ था किसके साथ? बिल्कुल इस्लाम धर्म के साथ। और इसी काल में पूरे भारत पर कौन रूल कर रहे थे? मुगल। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के दिमाग में अगर क्लियर हो तो मैं समझता हूं किसी भी चीज को याद कर पाना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर मैं यहां के लोगों की बात करूं तो देखिए, केसर सांगा एक तिब्बती ग्रंथ है और ये ग्रंथ ये ग्रंथ लद्दाख में बहुत प्रचलित है। यहां तक कि लोग इस ग्रंथ की बहुत पूजा किया करते हैं। देखिए, भले ही आप मुसलमान हैं या आप बौद्ध हैं, दोनों के द्वारा ही इस ग्रंथ की श्रुतियां गाई भी जाती हैं और इसको आप लोग नाट्य रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। देखिए, हालांकि आप दोनों ही अलग अलग धर्म को मानने वाले इंसान हैं, यह बहुत जरूरी है। और इसी चीज के लिए मैंने इस चीज को यहां पे पॉइंट आउट किया था कि भले ही आप दोनों अलग अलग चीजों को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, दोनों ही अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, बट फिर भी किस प्रकार से आप किसी एक ग्रंथ में रुचि बनाए रखते हैं, एक ग्रंथ में आप उसको नाट्य रूप देते हैं, एक ही ग्रंथ को आप लोग किस प्रकार से मानते हैं, उसकी श्रुतियां गाते हैं। क्या है ये सब चीजें? यही चीज तो दर्शाती है कि भले ही आपका रिलीजन अलग हो, भले ही आपका रिलीजन, आपका धर्म अलग हो, मगर धर्म अलग होने के बाद भी आप एक प्रकार की चीजें जो मानते हैं, उसको पहनते हैं, उसको अपनाते हैं। उसी अपनाने के कारण ही अलग अलग धर्म जो कि अलग अलग चीजों या कह लीजिए डाइवर्सिटी को दिखाता है, डाइवर्सिटी के बाद भी आप लोगों का उन सब चीजों को अपनाना एक यूनिटी को दर्शाता है, एक एकता को दर्शाता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं चाहता हूं आप लोग समझे। अब चलते हैं केरल की तरफ। देखिए, अगर मैं केरल की बात करूं तो हम लोग जानते हैं ये है इंडिया का दक्षिणी भाग, और इंडिया के दक्षिणी भाग में भी इस भाग पर केरल है। ये है आपका केरल। और अगर मैं इस भाग की बात करूं तो इस भाग को मैं क्या बोलूंगा कि ये इंडिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग है जहां पर केरल बसा हुआ है। तो भारत के दक्षिण पश्चिमी में बसा राज्य है केरल। एक तरफ तो केरल के ओर आप देख रहे हैं समुद्र है जिसको आप लोग अरब सागर कहते हैं, और दूसरी ही तरफ यहां पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां जिसको आप लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट। यस, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट केरल में चलती हैं। इसी के साथ मसालों के कारण, मसाले बहुत बिकते हैं केरल में, मसालों के कारण ये जगह बहुत आकर्षित है। और कह लीजिए यूरोपियंस इस इलाके में आते ही मसालों के व्यापार के लिए थे, स्पाइस ट्रेड के लिए थे, क्योंकि मसालों की मांग यूरोपीय बाजारों में काफी थी और यूरोपीय बाजारों में मसाले मुंह मांगे दरों पर बिका करते थे। बहुत जरूरी कारण है। तो मसालों के कारण ही यहां के व्यापारियों का इस जगह के प्रति एक लगाव रहा। यह जगह उनके लिए बहुत आकर्षित बनी रही, केवल और केवल मसालों के लिए। इसी के साथ केरल में और क्या विशेषता है? देखिए, भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मसाले आप लोगों को केरल से देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे, और हम लोग जानते हैं कि सन 1498 के आसपास केरल का जो इलाका है कैलीकट, केरल के कैलीकट नामक इलाके पर वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे, और इन्हीं के बाद पुर्तगालियों का, पोर्तुगीज का सेंटर इंडिया में डेवलप होना शुरू हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत पर एकाधिकार व्यापार में मोनोपोली डेवलप करी थी, और इसी मोनोपोली के कारण
यूरोपीय बाजारों में काफी लंबे समय तक पुर्तगालियों ने मुनाफा कमाया था। यहां तक सबको क्लियर होता है? देखिए, तकरीबन 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट को मानने वाले सेंट थॉमस यहां पर आए थे, और सेंट थॉमस को कहा जाता है कि इनके यहां आने के बाद ही भारत में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचलन शुरू हुआ था। इसलिए सेंट थॉमस को भारत में ईसाई धर्म का फाउंडर भी कहा जाता है। देखिए, इब्न बतूता, इस अरबी ट्रेवलर को कौन नहीं जानता? इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहां पर आए थे और इन्होंने भारत के अलग अलग भाग में यात्रा करी। अपने यात्रा वृतांत में इन्होंने बताया कि केरल के मुसलमानों का समुदाय कैसा है और ये कितना अच्छा है। अगर मैं केरल की बात करूं तो यहाँ के लोग चावल की खेती अधिक प्रसन्न और अधिक प्रसन्नता से करते हैं। चावल यहाँ के लोगों की डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, विभिन्न प्रकार के धर्म का यहाँ पे पालन किया जाता है। चीना वाला जाल, चीना मिट्टी के बर्तन, तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल जाते हैं। तो यहां से पता लगता है हम लोगों को कि केरल जैसे इलाके से किस प्रकार के जो विविधता है उसको दर्शा सकते हैं कि इस इलाके में किस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय से जुड़े होने के बाद भी आप सब भले ही अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, मगर उद्देश्य आप लोगों का एक ही है, और वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। जैसे कि धन कमाना आपका उद्देश्य है, जीवन यापन करना आपका उद्देश्य है, और अपनी उन्नति में सरकार के साथ चलना आपका एक तरीके से ये उद्देश्य है, क्या ताकि जो सरकार है वो आपकी उन्नति बिल्कुल सही तरीके से कर सके। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं केरल की बात करूं। इसके साथ चलते हैं और उसको जानते हैं। अगर मैं केरल की बात करूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है, और इस त्योहार में भाग लेने वाला कोई भी इंसान धर्म से नहीं जुड़ा होता है। और क्योंकि आप लोग धर्म या रिलीजन से नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैंने इस त्योहार को यहां पे कोट किया है। कोटि कोटि प्रकार के लोग जो मैं कह लूं अलग अलग तरह के रिलीजन से डील करते हैं, वो इस त्योहार में भाग लेते हैं, और इसको कहा जाता है ओणम। ओणम जो कि एक प्रकार की बोट कंपटीशन है, नाव प्रतियोगिता है। ओणम बोट कंपटीशन है। वास्को डी गामा के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो ये वो इंसान है जिन्होंने भारत की खोज करी थी। अब इतनी विविधता को जानने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों के सामने आती है कि विविधता में एकता या अनेकता में एकता भारत किस प्रकार से मेंटेन किए रखे हैं। क्या एग्जांपल्स हैं जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि भारत को आज मैं क्यों बोलता हूं कि भारत एक लौता विश्व की सबसे बड़ी सेक्युलर कंट्री है। भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। ना केवल भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मगर भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अमेरिका कहा गया, आप अमेरिका के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी इलेक्ट होते हैं, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट अगर मैं जो बाइडेन की बात करूं, हालांकि आप अमेरिका के नव राष्ट्रपति है, मगर राष्ट्रपति की शपथ जब राष्ट्रपति लेते हैं अमेरिका में तो किस चीज पे हाथ रखते हैं? वो अमेरिका के संविधान पे हाथ नहीं रखते हैं। वहां का राष्ट्रपति जिस चीज पे हाथ रखता है वो है बाइबल। तो अगर आप बाइबल पर हाथ रख के शपथ ले रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष कहां से बचे? तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, आप मानेंगे सर ब्रिटेन भी तो डेमोक्रेटिक है। अगर ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है तो आज ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिशप्स ही क्यों बैठते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको आप लोग ब्रिटेन के संसद का ऊपरी सदन कहते हैं, वहां पर अलग अलग चर्चों के बिशप्स ही क्यों बैठते हैं? और वो भी अपने पूरे जीवन काल के लिए वो उस संसद के अपर हाउस के सदस्य बने रहते हैं जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए अगर हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं। तो इसलिए भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर कोई भी अधिकारी शपथ लेता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है भारत के सर्वोच्च डॉक्यूमेंट
जो कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के वो शपथ लेता है। वो और किसी चीज के ऊपर शपथ नहीं लेता है। वो भले ही इंसान भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या कोई आम मंत्री ही क्यों ना हो, अगर आपको शपथ दिलाई जा रही है तो आपको शपथ दिलाई जाएगी भारत के इस संविधान की, ना कि किसी धर्म के बनाए हुए या लिखे हुए दस्तावेज के ऊपर आप लोगों को हाथ रख के शपथ नहीं दिलाई जाती है। जिससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि भारत किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण इस विश्व भर में सिद्ध सेट करता हुआ आ रहा है। अब क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को अनेकता में एकता को दर्शाती है। देखिए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है, बिल्कुल। और अगर मैं इस विविधता में एकता को नष्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि भारत जैसे देश का वजूद ही मिट जाएगा। हम लोगों का वजूद ही, हम लोगों का पावर ही इस पूरे वर्ल्ड में हमारे सेक्युलरिज्म की वजह से है कि भारत में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का इंसान आज परेशान नहीं है। खास करके अगर मैं धर्म से संबंधित मुद्दों की बात करूं, जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था तब भी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, पुरुष हो महिलाएं हो, एक साथ खड़ी हुई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ युद्ध किया। तो भले ही आप हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है या इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को खदेड़ा और 1947 15 अगस्त को भारत को आजाद कराया, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो फिलहाल इस चैप्टर में और सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विविधता को जो दर्शा सकती है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उभरे गीत और जितने भी जो चिन्ह थे वो इसी विविधता के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भारतीय एकता की ही पहचान है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अनेकता में एकता के प्रचारक नेहरू जी ने ये सब चीजें लिखी है। पोली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज में हिंदू समीर और मुस्लिम समीर की कहानी को दर्शाया गया है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब कुछ उत्तर और कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैसे कि पहला प्रश्न जो कि सीटेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। पहला, अपनी मातृभाषा में बोलना। दूसरा, अपने त्योहार को मानना। तीसरा, अपने गांव जाना। चौथा, रेलगाड़ी में यात्रा करना। यह प्रश्न सीटेट नवंबर सन 2012 में पूछा गया था। प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन सी चीज आपको विविधता के दर्शन कराती है। किसी भी चीज, कोई ऐसी चीज बताइए जो आप लोगों को विविधता बता सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, और सही उत्तर भी आप लोगों में बहुत लोगों को दिया और बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया कि ऑप्शन नंबर 4 इस पहले क्वेश्चन का सही जवाब है कि रेलगाड़ी में यात्रा करना, रेलगाड़ी में यात्रा करना विविधता को बढ़ावा देता है। मैं बोल रहा हूं कि विविधता को बढ़ावा क्या चीज देती है। अगर आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो क्या यह चीज किसी भी डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे पाएगी? नहीं। अगर सब लोग एक ही भाषा में बोले तो नहीं दे पाएगी। अगर आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोले तो हाँ, मैं कह सकता हूं शायद ये चीज एक तरीके से विविधता को बढ़ावा दे सके। अपने त्योहारों को मनाना हो सकता है, बिल्कुल। अपने गांव जाना नहीं। मगर अगर आप रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो रेलगाड़ी से केवल आप नहीं यात्रा कर रहे हैं, रेलगाड़ी से और भी लोगों, और भी धर्म के लोग आप लोगों के साथ बैठ के यात्रा करेंगे। ऐसे में आप लोगों का उनसे मिलकर बैठना, उनसे मिलना, उनसे प्रचार प्रसार करना, ये सब चीजें बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि शायद ये एक ऐसी चीज है जो विविधता को बढ़ावा दे सकती है। चलते अपने अगली स्लाइड की तरफ। वो बोलता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। भारत के किस राज्य में ईसा मतलब जीसस क्राइस्ट के धर्म और जीसस क्राइस्ट में आस्था रखने वाले उनके धर्मदूत, उनके सेंट
कौन से भारत के भाग में आए, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? उत्तर है सर केरल। केरल के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि सर केरल एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप आए, और माना जाता है कि इनके भारत में आने के बाद भारत में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के सामने लिखते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो आप लोगों से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? हम लोग जानते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि केसर सांगा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं। इस ग्रंथ को लद्दाख में मुसलमान हो, भले ही आप बौद्ध हो, आप इस ग्रंथ की श्रुतियों को गाते हैं, इस ग्रंथ का नाट्य रूपांतरण भी करते हैं, मतलब ड्रामेटिकल उसको आप लोग निभा के देखते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर मैं सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस को देखूं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में खास करके पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को पूछा गया था सीटेट के सितंबर के 2015 के एडिशन में। तो ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, तभी आप लोग प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं और अगर आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। ऐसे ही 5वां प्रश्न आपके सामने है, बोलता है भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? आज आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को तकरीबन अपनी हर स्पीच में इस्तेमाल किया करते हैं, और अगर मैं इसको हर स्पीच में इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यह बताइए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता, यह एजेंडा किस इंसान ने दिया था? इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं मैं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को क्लास में पहले भी बता चुका हूं मैं कि हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों के पास सीटेट में 2 ईयर्स में पूछा जा चुका है, दिसंबर 2019 में और फरवरी के 2016 के महीने में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और हम लोग जैसे कि क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे कि विविधता में एकता के इस मुहावरे को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रचलित किया था। इस चौथे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछता है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? अगर मैं एक विविध समाज की बात करूं, मतलब एक डाइवर्स सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डाइवर्स सोसाइटी के संदर्भ में वो पूछता है कौन सा कथन डाइवर्स सोसाइटी की संदर्भ में सही हो सकता है। आइए पढ़ते हैं पहला। डाइवर्स समाज, एक डाइवर्स सोसाइटी एक वो सोसाइटी है जहां पर भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। दोबारा देखिए, एक ऐसा समाज जहां पर भाषा, जहां संस्कृति, जहां धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं, मतलब अलग अलग चीजें भी, डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हैं और कॉमनैलिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा समाज। दूसरा प्रश्न क्या है और वो जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? विविध समाज एक ऐसा समाज है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं या असमानताएं, बात तो एक ही हो गई। तो ये बोल रहा है केवल ऐसी चीजें जो अलग अलग हो उसी को विविध समाज कहा जाता है, ये इसका मानना है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बोलता है विविध समाज एक ऐसा समाज है जहां पर संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो। तो क्या केवल संस्कृति में ही या सत्ता में ही विभिन्नताओं को देखने से या समझने से मैं उस समाज को विविध समाज का नाम दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। केवल विभिन्नता ही मिलना किसी समाज को विविध समाज नहीं बनाती है, समानताएं भी बहुत जरूरी है। और चलते हैं अपने चौथे स्टेटमेंट की तरफ। बोलता है एक ऐसा समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों वो विविध समाज होता है। अरे केवल समानताएं नहीं,
केवल कॉमनैलिटी नहीं चाहिए, कॉमनैलिटी के साथ साथ ऐसी चीजें भी चाहिए जो असमान है। मतलब इस छठवें प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को तभी क्लियर होंगी अगर दिमाग में फंडा क्लियर है कि विविधता एक्चुअली में होती क्या है। तो केवल आज की क्लास में मेरे साथ इतना ही। मैं दीपक सिंघल आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस क्लास को बहुत और आप लोग बने रहे इस क्लास में। अगर आप लोगों को ये चैनल, ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट या स्लाइड से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ऑल योर क्वेरीज विल बी सॉर्टेड आउट विद इन नो टाइम। बिल्कुल आप लोगों की क्वेरीज का जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। और अगर हम लोगों का ये चैनल आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। हालांकि ये देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था बट फिर भी मैं समझता हूं कि आप अगर समझ सकते हैं कि ये चैनल या ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप जरूर ऐसा करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और अगर कोई चीज ऐसी आप लोगों को लगती है जो नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे उसको पोस्ट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो डालने से पहले उन सभी सजेशंस पर एक विचार विमर्श करके आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें प्रस्तुत कर सकें। तो मेरी तरफ से आज के लिए केवल इतना ही। मैं दीपक सिंघल आप लोगों से सभी से विदा लेता हूं। अगली क्लास में मिलेंगे सीटेट के कुछ और चैप्टर्स के साथ। धन्यवाद।